तो हम लोअर पैलियोलिथिक कर रहे थे, तो लोअर पैलियोलिथिक में हमने कहा था कि आप यहाँ पर हमने कुछ चीजें देखी, जैसे टेक्नोलॉजी क्या थी, टेक्नोलॉजी में हैंड एक्स और क्लीवर्स देखा, जिन्हें एचुलियन भी कहते हैं। एचुलियन एक्चुअली में फ्रांस में एक जगह है, वहां सबसे पहले ये औजार मिले थे, तो नाम उसी का दे दिया जाता है। जैसे हमें पहली साइट जो थी हड़प्पा मिली थी, तो बाकी सारी साइट को नाम हड़प्पा दे दिया गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन कह दिया। तो हिस्ट्री का प्रिंसिपल होता है कि जो सबसे पहले मिला उसी के नाम पर बाकी नाम चल जाता। अच्छा, फर्दर यहां पर एक हमें बहुत ज्यादा एक औजारों का, बहुत सारे औजार एक साथ मिले हैं, और बहुत सारे औजार एक साथ मिले हैं, तो यानी वहां पे पत्थर इस तरह के मिलते होंगे और वहां पे ये औजार बनते भी। तो औजार बनने का एक हमें एक जगह मिली है जिसे अतिरम पक्कम कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिरम पक्कम एक जगह है मद्रास में, आल्सो नोन एज मद्रास फैक्ट्री। मद्रास फैक्ट्री मतलब यहां बहुत सारे टूल्स बनते हैं। तो आपको कोई पूछे मद्रास फैक्ट्री के बारे में, अतिरम पक्कम के बारे में, चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर है, तो आप बता देंगे इट इज अ पैलियोलिथिक, ओल्ड पैलियोलिथिक साइट वेयर लॉट ऑफ टूल्स वर मेड। ठीक है, तो अतिरम पक्कम। फर्दर इसमें हमें कोई पोट्री नहीं मिली है, यानी बर्तन नहीं मिले हैं। लोअर पैलियोलिथिक में हमें बर्तन नहीं मिले हैं। आदमी को आग की नॉलेज होगी, नॉलेज है, कंट्रोल करना गलत है। कंट्रोल करना आग को आसान नहीं है, कंट्रोल करना आदमी ने बाद में सीखा। और आग प्रोड्यूस करना तो बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल रहा कि 2007 में ओमकारा बनाई तो भी उसमें ये गाना था, जा पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले। आग को कभी पानी नहीं डाला जाता था, बहुत दिन तक आग पे पानी नहीं डालते हैं आज भी। वो इसलिए नहीं डालते हैं कि आग को जलाना आसान नहीं है, आग को प्रोड्यूस करना इज नॉट एन इजी टास्क। इसलिए फायर की बात करें तो फायर की उसे नॉलेज है कि हाँ एक आग होती है, उसे कंट्रोल करना उसे नहीं सीखा, कंट्रोल करना आगे सीखेगा। प्रोड्यूस करना तो बहुत दिनों बाद सीखेगा, क्योंकि प्रोड्यूस करना खाली पत्थर को पत्थर रगड़ने से प्रोड्यूस नहीं होती है आग। जिंदगी में ऐसे जिंदगी भर करते रहोगे तो भी प्रोड्यूस नहीं हो। बाकी तो बात छोड़ो, आज वो अलग बात है कि हम आग को प्रोड्यूस करने के अलग अलग तरीके जानते हैं, है ना। लकड़ी से लकड़ी को भी टकरा के आग प्रोड्यूस कर दी जाती है। अरे मुझे पता है आग कितनी तरीके से प्रोड्यूस करी जा सकती है। आई नो द सर्वाइवल टैक्टिक। तो अंधु आदमी बातें कैसी करता है। तो मद्रास फैक्ट्री अतिरम पक्कम में बहुत सारे टूल्स मिले। यहां मत देखो, दूसरी चीज ये है बेशर्मो कि आग की उसे नॉलेज हुई है, ठीक है। और कोई ये पूछे कि आग सबसे पहले, देखो आग की नॉलेज ओल्ड पैलियोलिथिक में हो गई है, लेकिन आग को कंट्रोल नहीं कर रहा है, आग को कंट्रोल आगे करेगा। ठीक है एवरीवन, क्यों हम कह रहे हैं आग की उसे नॉलेज है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है? या क्योंकि वो पका हुआ नहीं खा रहा है। बात ये है, आग की नॉलेज होती और उसे वो कंट्रोल कर पाता तो हमेशा पका हुआ खाता। अभी पक्का नहीं खा रहा है, जो कच्चा मिल रहा है उसे चूस जाता है। कितनी बार तो जानवर छोड़ जाते हैं, उसे ही ले आता है। और हंटिंग करता है तो ग्रुप में करता है, तो धीरे धीरे सोलिडेरिटी डेवलप होगी, भाईचारा डेवलप होगा। ठीक है, समूह में शिकार करेगा, एक अपनी कास्ट बना लेगा। समझ में आया? तो इस तरह से काम कर रहा है। आओ जाओ इधर आओ। इस तरह के हमें टूल्स मिले हैं कुछ, ठीक है। इसमें ये चोपर्स है सारे। फायर वाज यूज्ड, देखो इसमें अगर ये कहा जाए तो फायर वाज यूज्ड बाय लोअर पैलियोलिथिक, बट इट इज नॉट वाइडली यूज्ड है, नॉलेज है, कंट्रोल्ड नहीं है। और प्रोडक्शन तो बिल्कुल नहीं है। प्रोडक्शन मत कह देना कि आग ही लगा देता है, वो बस वाइल्ड में आग देख रहा है जंगलों की तो ले आता है कहीं से आग। जैसे बंदर ने देखा फुलझड़ी जलाते हैं तो फुलझड़ी लेके यूं करने लगा, तो उसे बस ये अभी बस वो एक सिंपल बंदर है। और हमारे यहां मिला कौन सा है? होमो इरेक्टस। मोस्टली ये किसके पास रहता है? पानी के पास। आगे चले, इसकी साइड में अभी लिखवा दूंगा, वो ज्यादा जरूरी है। साइड कहां कहां क्या क्या मिला है। सोसाइटी में ये बस हमारी इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है जितनी चिंपैंजी की है, उतनी ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। और आपको सच बात है, अगर आपको ये जानना है कि ह्यूमंस कैसे वर्क करते हैं तो दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ सोसाइटी। प्योर लॉजिकल, लेस इमोशनल, कोल्ड हार्टेड। ठीक है, तो आदमी अपने एपेक्स लेवल पे कैसे काम करता है वो इन सोसाइटी से हम सीख सकते हैं। इसके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है बहुत फेमस, चिंपैंजी पॉलिटिक्स। बहुत अच्छी बुक है, वन मस्ट रीड।
तो ये इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऐसा ही है जैसे चिंपैंजी सोसाइटीज होती है। उसमें भी देखा होगा आपने, चिंपैंजी सोसाइटी में अगर आप कभी चिंपैंजीज की कोई वीडियो देखी हो आपने, अगर नेशनल ज्योग्राफी या इस पे, तो देखा होगा उसमें एक अल्फा मेल होता है। अल्फा मेल का मतलब जो ग्रुप का लीडर है, ठीक है, ग्रुप का लीडर है, जो थोड़ा यूथफुल है, जरूरी है यूथफुल है, क्योंकि यूथ ही दूसरे से लड़ सकता है, यूथ में इतनी पावर है। अब बात बताओ, इतना इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन 60% से ज्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड में है, यूथफुल स्टेज में है, तब भी हमारे पॉलिटिशियन सारे बुड्ढे हैं। वी नीड यूथ इन द पॉलिटिक्स। 37 साल का आदमी नहीं, 28 साल का, 21 साल का, 22 साल का। चलो, क्या हुआ? तुम जैसे झंडा उठा लो इसका, जिंदाबाद जिंदाबाद, नितिन भाई जिंदाबाद। आपका बेटा, आपका भाई बैठा है आपके बीच में, आ जाओ जल्दी। भाई और बेटियों सुनो, तो सोसाइटी में, यहां पर सोसाइटी कैसी? चिंपैंजी। अभी ये मत कहना कि दोनों शादी करते हैं, बच्चे पालन होते हैं, ये सब कुछ नहीं होता है। कोई कॉम्प्लेक्स सोसाइटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। चिंपैंजी में कोई वाइफ और हस्बैंड नहीं होते और डाइवोर्स नहीं होता, हिंदू मैरिज एक्ट। समझ में आया? So this is a simple society with no family structure. स्ट्रक्चर है भी तो बस एक सोलिडेरिटी का है, जब हम शिकार करने जा रहे हैं, और उसमें भी एक पावरफुल है जो ज्यादा शिकार ले जाता है, उसका नाम है अल्फा। धीरे धीरे वो अल्फा लीडर बनने लगेगा, लीडर बनते बनते धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, सरकारों का कंसेप्ट आएगा, देखेंगे हम सोसाइटी में, ठीक है। फर्दर हंटिंग स्ट्रेटजी इन्हें आ गई थी। और नेक्स्ट आओ, सोसाइटी में अभी हंटर गैदरर्स है, दूर दूर तक फूड प्रोडक्शन नहीं होता, अभी इन्हें नॉलेज भी नहीं है एग्रीकल्चर की, ये आपके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट खाते भी नहीं है, इन्हें गेहूं की नॉलेज नहीं है, राइस की नॉलेज नहीं है, किसी चीज बारले काबुली चना भी कह दे, किसी चीज की नॉलेज नहीं है। साथ के साथ वो भी छोला भटूरा खा रहा, तेल में चढ़ा हुआ, कह रहा आज सारा भर लूंगा पेट तो वो नहीं है। समझ में आया? तो दिस इज योर लोअर पैलियोलिथिक। इसकी कुछ साइट देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद, पहले हम तीनों स्टेज को एक बार देख लें, ठीक है। तो पोट्री मिली है लोअर पैलियोलिथिक में? नो। सोसाइटी कॉम्प्लेक्स है, फैमिली स्ट्रक्चर बनाती है, सोसाइटी में सरकारें हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, पक्का ना? सोसाइटी आग को प्रोड्यूस करना जानती है? नहीं। सोसाइटी है? नहीं है। दिस इज नॉट अ सोसाइटी, इट्स जस्ट लाइक अ कोलैबोरेशन जस्ट वी सी इन चिंपैंजीज। आगे चले, अब आ गया मिडल पैलियोलिथिक। मिडल पैलियोलिथिक जो 1 लाख कह दो, कहीं 1.5 लाख कह दो, बात एक है, इतना वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि ये अनरिटन हिस्ट्री है। और जियोलॉजी का एक प्रिंसिपल है, जब रेडियो डेटिंग करते हैं और पर्टिकुलरली यूरेनियम डेटिंग, तो रॉक की जब एज निकाली जाती है तो 10,000 साल प्लस माइनस से लेकर 1 लाख साल प्लस माइनस, कोई एरर नहीं होता है, इसे प्लस माइनस माना जाता है। समझ में आया? रॉक की एज निकालनी, एग्जैक्ट एज निकालनी इतनी आसान नहीं है। समझ में आया? तो पैलियोलिथिक एज 1.5 लाख, और आप 1 लाख कह सकते हैं, 1 लाख से 40,000 साल, या फिर 1.5 लाख से 35,000 साल, कुछ भी लिख लो आप, जो आपको लिखना है, ठीक है। फर्दर ये लोअर पैलियोलिथिक से पहले मिलता है, मिडल पैलियोलिथिक है। टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए तो यहां पर टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी, मैंने कहा ना, ये सब जो डिफरेंशिएशन है इज ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स, टूल्स के बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर जो टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी आई है, किस तरह के टूल्स आए, उन्हें फ्लेक्स कहते हैं। फ्लेक्स का मतलब ये है, अब वो बहुत तेज है, अब वो टूल को फ्लेक की शेप में बनाने लगा, इस तरह के फ्लेक। अब गला बात है ना, टूल का सोफिस्टिकेशन, पहले किसी जानवर को मारने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ रहा है। टूल क्या होते हैं? जो हमारे काम को आसान बना दे, ठीक है। एक आदमी लोहे की रोड से मार रहा है और एक आदमी परपेंडिकुलर है, जीप चलाता है और उसमें ब्लेड लगा हुआ है, काट के भाग जाता है। टूल्स कम स्ट्रेंथ में भी गला काट दिया, कैसे एग्जांपल देना पड़ रहा है, लेकिन यही काम है। फ्लेक्स, नाउ द टूल्स बिकम सोफिस्टिकेटेड,
नाउ द टूल्स बिकम फ्लेक्स, धार नुकीले तेज, ऐसे टूल बनाने लगा। अब स्ट्रेंथ की जरूरत कम है, पावर की जरूरत कम है, ठीक है। तो मिडिल पैलियोलिथिक में कौन सी टूल टेक्निक आई? फ्लेक की, ठीक। नेक्स्ट, अब इसमें स्टोन के स्पीयर बना लेता है। इनमें कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है टूल्स में, जैसे हेफ्टिंग सार्प समझते हैं? मछली पकड़ने वाले बना लेता है वो। मछली पकड़ने लगा, तेज है। पहले मछली को और दोवान से या चूलियन से नहीं मारा जा सकता था, अब हार्प बनाने, नुकीलिया कांटा, उसमें बोटी देता है, मछली आती है, निकाल लेता है। पॉइंटेड स्टोन फ्लेक्स बनाता है, और पॉइंटिंग स्टोन फ्लेक्स वुडन साफ्ट पे भी डालता है। वुडन साफ्ट मतलब उसका जो, जैसे आप स्पीयर कह सकते हैं, वुडन स्फीयर के साथ यूज करता है। ये सब टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी में अब चीजें सोफिस्टिकेशन की तरफ जा रही। अब तो मोस्टली जो अगर क्या हो गए, मोस्टली अगर आप देखेंगे वेपन्स और टूल्स देखेंगे, वो फ्लेक्स तरह के हैं, ठीक। फर्दर प्रिंसिपल टूल्स में ब्लेड्स हैं, फ्लेक के ब्लेड बने हुए हैं, पॉइंटर है, बोरर्स है, स्क्रैपर्स है। स्क्रैपर्स, इसका काम भी मांस को छीन स्क्रैप करने का होता है। और फायर का यूज अब कॉमन होना है, अब यूज कर रहा है फायर का। अब रियल बारबेक्यू कर लेता है, बारबेक्यू करके खा रहा है, ठीक है। दिल्ली में नहीं है, वरना बारबेक्यू बैन है। अब अंगीठी लगाना या फिर तंदूर लगाना बैन है, ये दिल्ली में नहीं आए थे ना, केजरीवाल बैन कर देता। तो फायर का यूज अब कॉमन है, अब ये बारबेक्यू करके आ रहे हैं, बाद में बारबेक्यू नेशन बनाएंगे, ठीक है। चले आगे फर्दर। अब कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अभी देखा जाए तो पैलियोलिथिक में अभी आइस एजेस चली रही है, अभी आइस एजेस खत्म नहीं हुई, आइस एज हमने खत्म नहीं करी है। वी आर इन इंटरग्लेशियल आइस एजेस। तो पैलियोलिथिक एज का, जितनी भी पैलियोलिथिक एज है, ये प्लिस्टोसीन में पड़ती है, और प्लिस्टोसीन का मतलब ही आइस एज है। एवरीवन, लास्ट एज इज प्लिस्टोसीन ना, तो प्लिस्टोसीन में अब आइस है ही। तो कुछ साइंटिस्ट और कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि फायर का यूज उन्होंने सबसे पहली बार फ्रोजन मीट को डिफ्रॉस्ट करने के लिए करा होगा, एज कंपेयर टू पकाने के। क्या करा होगा? डिफ्रॉस्ट जो करते हैं मीट को, उसके लिए किया होगा। और तब उससे मजा आया होगा कि भाई एक बार आग में डालने के बाद जो खाना है उसका स्वाद बदल जाता है एज कंपेयर टू कच्चा। और धीरे धीरे फिर इसकी उम्र भी बढ़ने लगेगी, क्योंकि अब बैक्टीरिया रही, जो पहले बैक्टीरिया के साथ खा रहा था, बैक्टीरिया वायरस हाई आंच पे, हाई जो फायर है उस पर वो मार देता है, डिग्रेड हो जाता है। तो पहले 16-17 साल जी रहा, अब धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने लगेगी, फैट का इंटेक बढ़ने लगेगा। आदमी की सबसे ज्यादा मौतें ही लैक ऑफ फैट के कारण हुई है, इसलिए वी हैव अल्टीमेट डर्थ ऑफ फैट। अल्टीमेट भूख है इस फैट की, इतनी अल्टीमेट फूड है कि जंक फूड हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज, मोजरीला जो भी आप डालते हैं, मियोनी, और ये सब फैट इतना बढ़ा देती है कि हमें वो फैट खाना अच्छा लगता है। तंदूरी चिकन नहीं अच्छा लगता, लेकिन उसमें जो बटर मसाला है, दैट मेक्स द टेस्ट। समझ में आया? द फैट, द अल्टीमेट हंगर ऑफ फैट। और इतना फैट हमें पसंद आने लगा कि हमारी बॉडी फैट को स्टोर करने लगी। लाइव एग्जांपल, समझ में आया? इट स्टोर द फैट, अल्टीमेट हंगर। इसलिए देखो, जंक फूड देखते ही कैसे खाने का मन करता है, टिक्की बना रहा, ये बना रहा, वो बना रहा। यूट्यूब पे तो देखा होगा, एक पूरी एएसएमआर की वीडियो चल गई है, जो खाली पता चला इन्हीं पे बेस्ड है, और दवा के वो फैट डालता है, पता चला पूरी बटर का पूरा ब्लॉक डाल दिया एक अंडे में, और लोग खा रहे। तो ये अल्टीमेट दर्द है फैट की। और आप जितना फैट उतना ज्यादा टेस्ट। रेस्टोरेंट का खाना क्यों टेस्टी लगता है? दवा के फैट होता है, दवा के ऑयल होता है, इसलिए अच्छा लगता है हमें। तो घी अच्छा नहीं लगता? किसको अच्छा नहीं लगता घी? कोई है आज तक पैदा हुआ है दुनिया में तो घी अच्छा नहीं लगता? अब किसी कि मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ इसलिए नहीं खाऊंगी, तो वो अलग बात है, वो उन पे हम जा ही नहीं रहे उस डोमेन में। तो अच्छा नहीं लगता। आप देखो, रोटी जो बिना घी का हो और वो घी वाली हो, कौन सी आदमी ज्यादा खाएगा? अल्टीमेट आदमी देखा होगा आपने, समुद्र से निकला है, इसलिए वो अल्टीमेट, उसे नमक भी बहुत चाहिए, बिना नमक के जीवित नहीं रह सकता वो ज्यादा दिन। ऐसे तो ना खाए तो अलग बात है, लेकिन क्रेविंग्स है नमक की, लोग व्रत नहीं रख पाते नमक के कारण, अल्टीमेट क्रेविंग ऑफ नमक। ये सब इवोल्यूशन है हमारा। चलिए
फालतू की बात नहीं। सोसाइटी अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करने लगी, बार्टर चलने लगा, एक दूसरे से चीजें शेयर होने लगी, एक दूसरे से रेयर कमोडिटी जैसे ओकरे, गेरुआ, ओकरे, ये सब होने लगी। फर्दर रॉ मटेरियल आपस में एक्सचेंज होने लगे, और अभी बार्टर है। एक्सचेंज का मतलब ये मत कहना सदर बाजार बना दो, सदर बाजार नहीं है ये, दिल्ली का तो बिल्कुल नहीं है, बस छोटी एक दूसरे की बार्टर सिस्टम, यानी आपको बेचना है, मुझे खरीदना है, मुझे आपकी चीज चाहिए, आपको मेरी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी मेरे पास राइस ज्यादा, आपके पास गेहूं ज्यादा है, आपको राइस खाना, मुझे गेहूं खाना, एक्सचेंज कर लिया। आपको खरगोश का मीट पसंद है, मुझे बकरे का पसंद है, खरगोश और वो बदल गया, बार्टर। समझ में आया? तो अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होने लगे, ठीक। इसी में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में कहते हैं कि जो होमो इरेक्टस है, अभी होमो इरेक्टस है, होमो सेपियन तो आया भी नहीं है। होमो इरेक्टस खाने की खोज में, ट्रेड का मतलब वो नहीं है यार, ये शेयर मार्केट का ट्रेड नहीं है। ट्रेड का मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज करने की, उसमें ये होमो इरेक्टस पूरे कॉन्टिनेंट घूमने लगे, कहां नहीं गए। अगर होमो इरेक्टस का माइग्रेशन देखें तो वर्ल्ड का बिगेस्ट माइग्रेशन है, और इसमें ओल्ड वर्ड दिखाया है खाली, न्यू वर्ड तो आपको दिखाया भी नहीं, यानी अमेरिका इतना नहीं दिखाया है। ये माइग्रेशन है, ये पूरा माइग्रेशन है होमो इरेक्टस का। बावल मांडेव से साफ्ट बनाकर ये सारी जगह गए। समझ में आई बात? चलो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हुआ। सोसाइटी ये कहती है कि सोसाइटी अभी फंडामेंटल इगैलिटेरियन है। इगैलिटेरियन का मतलब हैव और हैव नॉट्स के बीच में डिफरेंस नहीं है, हैव एंड हैव नॉट्स के बीच में डिफरेंस नहीं है, मतलब गरीबी और अमीरी नहीं है। सोसाइटी इगैलिटेरियन है। ऐसा नहीं है कि कोई नेता जाएगा तो उसके लिए रोड ब्लॉक हो जाएगी, और किसी की एम्बुलेंस जाएगी आम आदमी के लिए, बेशक उसकी सर्जरी होनी हो, हार्ट की बीमारी हो, तो उसे वहीं छोड़ दिया जाएगा। इगैलिटेरियन है सोसाइटी। मार्क्स इसी सोसाइटी की बात कर रहा था, हम ऐसी इगैलिटेरियनिज्म लेके आएंगे। प्रीमिटिव इगैलिटेरियनिज्म से उसने कहा बाद में एनाइलेशन जब होगा बुर्जुआजी का, तो प्रीमिटिव की जगह मॉडर्न इगैलिटेरियनिज्म आएगा, ठीक है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एनाइलेशन ऑफ बुर्जुआजी। रोमन हुड चाहिए, अमीर के लूट के गरीब में बांटना, अपना एक पैसा खर्च न करना। चलो, तो फंडामेंटल, ये अच्छी, ये मतलब बात रोमांटिसिज्म में तो बहुत अच्छी है कि एक ऐसी सोसाइटी हो, इगैलिटेरियन हो, लेकिन बाय नेचर ह्यूमंस आर नॉट मेड इनटू दिस इगैलिटेरियन कांसेप्ट। विद द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दिस इज नॉट पॉसिबल। आप क्यों बैठे हो यहाँ पर? ऑफिसर बनना है, आम आदमी क्यों नहीं बनना भाई? समझ में आया? तो ये इगैलिटेरियनिज्म इज अ फेक एंड फ्रॉड कांसेप्ट। अभी इसलिए था क्योंकि सरप्लस ही नहीं है ही नहीं कुछ, है ही नहीं कुछ, तो इगैलिटेरियनिज्म ही है। जहां मन करे वहां आम खा, जहां मन करे पपीता दिख जाए तोड़ ले। अब तोड़ेगा तो तावे तोड़ देगा वो जिसके आम और पपीते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, नो फॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर। कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, कोई लेबर नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई राजपूत नहीं है, ना कोई यादव है। तो नो फॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर, ये वर्क के उसमें भी, सामाजिक स्तर पे भी। तो अभी कुछ भी नहीं है, अरे अभी चिंपैंजीज है। रिगार्डलेस ऑफ इंडिविजुअल एबिलिटीज, हो सकता है कोई अच्छा शिकार करता हो, उसके बावजूद भी कोई फॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। समझ में आया? जैसे हमारी सोसाइटी डिवीजन बनाती है, सोसाइटी बेस्ड ऑन हायरार्की, तो अभी कैसा है नहीं। और डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, किसी तरह का डिवीजन नहीं है, तो कोई सरकारें नहीं है। एवरीवन, नेक्स्ट आइए। तो ये हमारा मिडल पैलियोलिथिक हुआ। मिडल पैलियोलिथिक में एक बार रिवाइज कर लीजिए, कोई डिवीजन ऑफ लेबर है? नहीं है। सोसाइटी इगैलिटेरियन नहीं है। बार्टर सिस्टम यानी वेरी प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, वेरी प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ इकोनॉमी आ चुका है। तो देखा जाए तो, वैसे भी देखा जाए, जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं प्योर हिस्ट्री है। आगे जो हिस्ट्री स्टार्ट होगी वो हिस्ट्री ऑफ सरप्लस है। सरप्लस का मतलब वेल्थ, और वही सरप्लस को पढ़ना, जैसे ये राजा था वो राजा था, ऐसे ही आप पॉलिटिकल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक, अच्छा एक चीज है, मिडिल पैलियोलिथिक के भी हमें स्टोन्स टूल्स बहुत सारे मिले हैं। एक जगह है नेवासन, महाराष्ट्र में, तो नेवासन फैक्ट्री लिख लीजिए, नेवासन फैक्ट्री, नेवासन फैक्ट्री। नेक्स्ट आइए, आ रहा है बेटा समझ में? नेक्स्ट अपर पैलियोलिथिक, अपर महाराष्ट्र में नेवासन फैक्ट्री। अपर पैलियोलिथिक में यहां पर नया आदमी आया है, नया सोचता है, थिंकिंग एनिमल है, नाम ही उसका थिंकिंग से आया है, सेपियंस। नुआ हुरारी कहते हैं जिन्होंने
हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड लिखी है, काफी अच्छी बुकें लिखी है। का कहना है थिंकिंग द सेपियंस, और यहां से पूरी हिस्ट्री चेंज होने लगेगी। नाउ द कम्स द आर एंचेस्टर नोन एज होमो, अ थिंकिंग एनिमल। थिंकिंग जो आज लेक्चर ले रहा, थिंकिंग जो सुन रहा है, चिंपैंजी की क्लास नहीं चल रही है, हमारी चल रही है। तो अराइवल ऑफ ए थिंकिंग एनिमल, होमो सेपियंस आए, ये अपने साथ एक नई इंडस्ट्री, नए टूल लेके आए। मैंने कहा ना इनका विभाजन किस पे हुआ है, टूल्स के बेसिस पे। तो एक नई इंडस्ट्री, नए टूल्स आए जिसको कहा गया फ्लिंट। फ्लिंट इस तरह से कि फ्लेक्स को बहुत तेज पैना कर दिया, और रॉक्स अब वो भर भुरभुराते हुए रॉक्स नहीं है, क्रिस्टलाइन रॉक्स है, तेज धार वाले क्रिस्टलाइन रॉक्स, जिनकी आप अंगूठी पहनते हैं। लपिस लजूली, जेड, ब्लू सैफायर, रेड सैफायर, अरे मूंगा, येलो सफायर, ये सब कोनेंड्रन के है ना। कोनेंड्रन एक मिनरल है जो रॉक्स में मिलता है, उसकी टाइप्स है ये, ठीक है, क्रिस्टलाइन है, उसके बनने लगे। तो फ्लिंट इंडस्ट्री का निर्माण हुआ, और फ्लिंट इंडस्ट्री में जो टूल्स थे वो छोटे, सोफिस्टिकेटेड, बहुत छोटे और सोफिस्टिकेटेड। फर्दर सोसाइटी, मैंने ये बताया 40,000 से 10,000, ये 40,000 से 12,000 BC तक आप लिख सकते हैं। फर्दर यहां पर अब बहुत सारी चीजें आने लगी, टूल्स जो है सोफिस्टिकेटेड हुए, बोन टूल्स को यूज किया जाने लगा, आर्टिफैक्ट्स, अब नई नई चीजें, टूल्स के साथ अलग अलग चीजें भी बनने लगी, जैसे निडल्स, कपड़े को सीने के लिए निडल्स। जैसे धीरे धीरे सोसाइटी सोफिस्टिकेट होगी, अब यहां पर सोसाइटी संगठित भी होने लगेगी धीरे धीरे। फर्दर अर्लीस्ट ऑकरेंस ऑफ आर्ट यहीं पे हुआ, भीमबेद का। पहले तो आप खुद ही कह रहे थे कुपुल्स जो है हमने बनाए, जानवर ने बनाए। अब ये अर्लीस्ट रॉक पेंटिंग्स हैं, अब आदमी पेंटिंग बना रहा है। कैसी पेंटिंग? इस तरीके से भीमबेटका जैसी पेंटिंग, ये देखो पेंटिंग बना रहा है। गुलाब से पीला, वो गेंदे से पीला कलर, गुलाब से लाल कलर, मिट्टी से ओकरे कलर, गेरुआ, काजल से ब्लैक कलर। लकड़ी जलाते हैं, उसकी राख जो इकट्ठा होती है ऊपर, काजल है। आई लाइनर वही एक ही चीज है, वही होता है वो, ठीक है। नहीं मैडम, क्या हुआ? उसी जगह उसे उबाल दो, वैसी लकड़ी को, सिडार की लकड़ी है तो कपूर बन जाता है, जला दो तो काजल बनते हैं। ऊपर क्या होता है, जलाते जब है तो ऊपर ढक्कन वक्कन रख लेते हैं, काला काला उसे लगा लो, है ना। मैं भी सुरमा भोपाली बन के आऊंगा, लगता है मैं अगर ये लगा के आऊं काजल वाजल क्या आदिवासी लगूंगा मैं, हुई आदिवासी। तो अब पेंटिंग होने लगी, लेकिन पेंटिंग भी आप आगे हम भीमबेटका देखेंगे अभी, और इसे दिखाएंगे भी, पूरा 3D मॉडल पे पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। भीमबेटका देखेंगे तो अभी की पेंटिंग जो है, तो जो बीस्ट और मैमथ है जिससे वो डरता है, उसको बहुत बड़ा बनाता है, अपर पैलियोलिथिक पेंटिंग जो है, और खुद को बहुत छोटा बनाता है। समझ में आया? आगे धीरे धीरे देखोगे, जब वो इस जानवरों को टेम करने लगेगा तो खुद को विशाल बनाएगा, जानवर पिंदी पिद्दी सा, उसे कंट्रोल कर पा रहा है। तो अभी यहां पर उसने अपना डर झलकाया है कि मान लो एक आदमी है, उसके 2 शिकार करने गए थे, उनका शिकार हो गया, वो भाग के किसी गुफा में छुपा, और छुपते हुए अब उस जानवर का भी डर है और खाली भी है, तो क्या करेगा, वहां पे ईंट पत्थर देखकर उनसे क्रेविंग्स करने लगा, और उसका डर, तो जानवर को वो लाइफ साइज से भी ऊपर दिखाता है। हाथी दिखाता है तो इतना बड़ा दिखाता है कि आदमी उसके साथ पिंदी लगे, और धीरे धीरे आप उसे टेम करेगा, ऐसा टेम करेगा, हाथियों को यूज करेगा वॉरफेयर में, कहेगा भाग यहां पर, खाना खाएगा, कहेगा नहीं, मारेगा, कहे खा, टेम करेगा। समझ में आई बात? तो अपर पैलियोलिथिक में पेंटिंग्स आई, अपर पैलियोलिथिक में पेंटिंग बनाने लगे। ये मत कह देना यहाँ पे मूरल, मिनिएचर पेंटिंग, मूरल पेंटिंग, थोड़े से रहम, अजंता मत बना देना यहाँ पर, रहम। पता चला अजंता की अप्सरा बना दो, और गाना इस पे कोई कवि बना दे कि ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जैसे अजंता की मूरत। खैर कवि जो है, गायक जो है, इसमें गलत है, अजंता की पेंटिंग है, मूरत नहीं है। देखिए जो नहीं पढ़े लिखे उनको क्या मूरत और क्या पेंटिंग, नहीं। हाँ इधर आओ। अब पेंटिंग अकरेंस होने लगा। फर्दर अपर पैलियोलिथिक की हमें बहुत सारी साइट मिली है, सारी साइट नहीं देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट साइट में पढ़ा दूंगा, डोंट वरी अबाउट। फर्दर मोर वो साइट इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां भी बताएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में। अच्छा अभी मंडे से अपना हिस्ट्री रखे हैं, हिस्ट्री पूरी करा दे पहले, फिर एनवायरमेंट कर। हाँ बायोटेक तो करा, बायोटेक के बाद, मतलब बायोटेक के बाद,
हाँ, दो, बायोटेक के बाद, इंडीड बायोटेक के बाद ही होगा। तो हिस्ट्री चालू रखे। हाँ, एग्रीकल्चर इकोनॉमी में जब बजट और इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, क्या इन्वायरमेंट फिर हिस्ट्री के बाद। तो या तो फिर वीकेंड पे ये करा दे इन्वायरमेंट, क्या, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऑल्टरनेट पता चला। हाँ, और तो करंट अफेयर्स की भी क्लास चलती है। हाँ, तो बताओ भाई, या तो वीकेंड पे इन्वायरमेंट पढ़ा दे। हाँ, संडे को रहने दो हिस्ट्री, सैटरडे को ही। चलो चलो इधर देखो, बड़ा भी तो पूरा है ये पूरी हिस्ट्री है आदमी की। इधर आओ, फिर बाद में बात करेंगे। फिर अब आदमी ज्वेलरी भी पहनने लगा, लेड को बना के लिपस्टिक बनाने लगा, लेड को निकाल के। बीड्स, एक अगर आप देखेंगे, एक पेड़ आपने देखा होगा, ये डेसिडुअस, वेट डेसिडुअस में मिलता है, उससे रुद्राक्ष निकलता है। रुद्राक्ष को जब छीलते हैं, उसका एक दाना होता है जिसे रुद्राक्ष कहते हैं, बीज है। बीज कितने भी शेप का हो सकता है, 5 मुंह के शेप का है तो पंचमुखी कहते हैं, सो उसे पहनने लगा, बीड्स को पहनने लगा, ज्वेलरी बनाने लगा। ज्वेलरी में अलग अलग चीजें, पता चला जिस जानवर को मारता उसके दांत पहन लेता है, समझ में आया, खोपड़ा पहन के चलता है। तो ये सब काम उसने करने लगा वो, ठीक है। यानी कुल मिलाकर ये है कि ये बीड्स को भी, और हमें ये सब आर्टिफैक्ट दैट, जो ये बीड्स जो मिले हैं या पेंडेंट जो मिले हैं, ये सब देखे जब हमने कब्र, वो मतलब जो आर्टिफैक्ट्स निकाले, हड्डियां निकाली, उनके साथ बीड्स मिले हैं, रुद्राक्ष मिले हैं, मोतियों की वो मिली है जिसमें कोड़ी भी आते हैं। कोड़ी सुना है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का छोटा छोटा वो होता है, कोड़ी कहते हैं, वो सब मिला है। फर्दर टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, टेक्नोलॉजी की, तो यहां पर अब फायर यूज होना अब कॉमन टास्क हो गया, हर कोई अब फायर यूज कर रहा है, और फायर हर कोई यूज कर रहा है, तो उसके कारण पका हुआ खाना भी खा रहा है। पेंटिंग्स में हमें बड़े बड़े बीस्ट मिल रहे हैं, जो पेंटिंग्स ये बना रहे हैं अभी लीनियर रिप्रेजेंटेशन की पेंटिंग है। लीनियर रिप्रेजेंटेशन की मतलब है कि अगर मुझे मान लो आदमी बनाना है, तो मैंने सर्कल बनाया, उसका शरीर बनाया, 2 पैर बनाए, 2 हाथ बनाए, लीनियर रिप्रेजेंटेशन। इसे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। मुझे घर बनाना है तो ट्राइंगल बनाया, उसके बाद एक रेक्टेंगल बनाया, सर्कल बनाया, लीनियर ज्योमेट्रिक पैटर्न की पेंटिंग। मुझे बस यही आती है। तो आदमी लीनियर रिप्रेजेंटेशन की पेंटिंग बनाने लगा, ठीक है। वो नहीं अब सोफिस्टिकेटेड पर चेहरा बना दिया टॉम क्रूज का, वो सब नहीं बना रहे, आर्टिस्ट नहीं पैदा हो रहे हैं, अभी होंगे कुछ दिनों बाद। चले, ज्योमेट्रिक पैटर्न की पेंटिंग बनाता है। एनिमल साइज लार्जर देन ह्यूमन साइज दिखाता, डरपोक है, अभी डरता है। फर्दर ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत लो है। किस कारण से लो है? क्योंकि ह्यूमन फैट की कमी है, आदमी में फैट की कमी है, और फैट की कमी है तो उसकी डेंसिटी भी कम है। बाद में जाके धीरे धीरे फैट को इतना अर्जित करता है कि उसकी एज बढ़ती जाती है। बच्चे को, छोटे को फैट कितना जरूरी है? फैट ना हो तो दिमाग का विकास ना हो। फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट हेट फैट। फैट आप जो देखते हैं वो एक उम्र के बाद खराब है, बच्चों का फैट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेंसिटी जो है काफी लो है। अभी नोमैडिक लाइफ स्टाइल है, घूमता है, जहां घूमता रहता है, जंगलों में नहीं जाता, अभी जंगलों का बचाव करता है, कोशिश करता पानी के पास रहे, कोशिश करता सैंड ड्यून्स के पास रहे, ठीक है, कोशिश करता है लेक्स के पास रहे, क्योंकि टूल्स भी मिलते हैं वहां पर। फर्दर यहां पर रिचुअल रिलीजियस बिहेवियर अब दिखाई देने लगे। अब उसका दिमाग का विकास हुआ है, अपनी जिंदगी से वो प्यार भी कर रहा है, तो प्यार भी कर रहा है तो रिलीजियस रिचुअल विद डर कम्स विद ऑल द रिलीजन। अब दिमाग का विकास हुआ है, उसे डर लगता है। डर किससे लगता है? कि उसके जो साथ शिकार करते थे उन खत्म हो गए। वो रात में वो सोता है तो कहता है कि भाई मेरे साथ का ही आदमी था, अब रहा नहीं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ ऐसा है जो मेरे दिमाग में कॉन्शियसनेस में है, दैट इज स्पिरिट। आत्मा तो क्या है? दिमाग का फितूर है। हम खत्म, आत्मा खत्म, तो उसके दिमाग का फितूर कॉन्शियसनेस जो कहती है नहीं समवन इज देयर,
वो देखता कैसे सुबह उसकी परछाई थी, धीरे धीरे धूप तेज होने लगी और उसकी शाम आते आते जैसी रात होने लगी उसकी परछाई ने पूरी दुनिया निगल्फ कर दी। कम्स विद नेचर वर्शिपिंग। तो इस तरह की रिचुअल अब स्टार्ट हो गए। और रिचुअल में क्या, डेड बॉडी को की पूजा करना, रिचुअल्स, सोल वर्शिपिंग। धीरे धीरे फिर एग्रीकल्चर आएगा। तो जब एग्रीकल्चर आएगा तो एग्रीकल्चर नेचर पे डिपेंडेंट है। क्लाइमेट अच्छा तो एग्रीकल्चर अच्छा, बारिश अच्छी तो ज्यादा पैदावार, तो नेचर की वर्शिप करेगा। इंद्र बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इन एग्रीकल्चर एरा। इसलिए न्यूलिथिक में ऋग्वेद में देखें, इंद्र से बड़ा कोई देवता ही नहीं है, क्योंकि इंद्र के पास थंडर है, और थंडर जब आती है तो बारिश लेके आती है। तो क्लाइमेट की पूजा, नेचर की पूजा करने लगेगा। अभी वो किसकी पूजा कर रहा है, स्पिरिट, ठीक, नेचर वर्शिपिंग कर रहा है। रिलीजियस बिहेवियर दिखाता है। रिलीजियस बिहेवियर इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमें जो लाशें मिली हैं, जो आर्टिफैक्ट मिले हैं, उसमें ग्रेव गुड्स रखे हुए मिले हैं, बीड्स रखे हुए मिले हैं, पेंडेंट लिख रखे हुए मिले हैं। तो इसका मतलब ये है ना, वो आफ्टर लाइफ में बिलीव रखता है, तभी तो उसके साथ वो कर रहा है। गुफराल, जम्मू कश्मीर में साइट एक साथ पढ़ाऊंगा मैं। गुफराल जाएंगे तो आदमी के साथ कुत्ता सुला रखा है ग्रेव में, कि ये कुत्ता यहां भी इसके साथ चलता था, वहां भी इसके साथ ही चलेगा। वो खत्म, इसे भी खत्म करो। एक के साथ 5-5 कुत्ते लेटा रखे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करा गया। तो उन एनिमल्स को करा गया, अगर आदमी मरा तो एनिमल्स को भी साथ भेज दिया गया। आफ्टर लाइफ में बिलीव, यस देयर इज समथिंग नोन एज आफ्टर लाइफ। समझ में आया? आत्मा अजर है, वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रभावित होती है। कौन बैठा है यहाँ पर? तुम्हें नहीं दिख रहा है, बैठा है, लेक्चर सुन रहा है। जोक्स अपार्ट भाई, ये मूर्खता की चरम सीमा। हाँ, आज आदमी जिसे चांद मामा कहता था, चंदा मामा पे चला गया। जिन ग्रहों को कहता था कि आदमी पे इनका बुरा प्रभाव होता है, उस पे जाके ढूंढता है क्या है। दुनिया कहां से कहां चली गई, मूर्खो। समझ में आया? हाँ बोलो। लेकिन जैसे ह्यूमन बॉडी है, तो सारे ऑर्गन, सारी चीजें सेम ही तो होती है। क्या होती है? मरने के बाद भी। अरे तो जो न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो जाता है, जब कनेक्शन टूट जाता है, ये तो एक सर्किट है। कनेक्शन टूट गया, आईसी फ्यूज हो गई तो सर्किट खत्म। और नेचर का सर्किट है, तुमसे जुड़ेगा भी नहीं, क्योंकि इतनी मेडिकल साइंस ने अभी तरक्की नहीं करी है। आगे क्या पता तरक्की कर जाए, आगे क्या पता कर जाए। समझ में आया? उस मशीन में भी तो सब कुछ होता है। मान लो टीवी फूक गया हो, गलती से फूक मत देना। टीवी अगर बंद हो गया तो टीवी तो वैसी का वैसी है, स्क्रीन भी है, इसके अंदर ट्रांसफार्मर भी है, आईसी भी है, सब कुछ है। कहोगे नहीं आत्मा है। अरे वो तो टीवी है ही, वहां पे सब कुछ है ही, उसमें खराब हो गया अंदर से। ठीक है, चले। ये सब कौन बताता, गाँव में बताता है कि ये सब बातें। अब ये रॉक शेल्टर वाली पेंटिंग भी एक साथ देखेंगे बेटा, भीमबेटका की। ठीक, चले आगे। कितना टाइम हो गया? टाइम देख के पढ़ाऊंगा ना, जाना भी है इधर। क्या 3:30 हो गए? पूजा भी है ना। आओ, अब एक साथ ही करा देना, वो साइड एक साथ करा देंगे। नेक्स्ट आइए। अगर आप देखें, कहां गए हम? नेक्स्ट यहां था हम। तो पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक सबसे नया है, ट्रू फॉल्स? सबसे पुराना है, इसलिए लोअर है। फिर मिडल, फिर होमो इरेक्टस कब आया था? गलत। होमो इरेक्टस लोअर में, होमो सेपियन। समझ में आया? आग जलानी, उसे आग की फुल कंट्रोल कह सकते हैं, कंट्रोल। और आग को कंट्रोल करना और उस पर खाना बनाना कब सीखा? अपर पैलियोलिथिक। फुल कंट्रोल यहां आया है, जानकारी उसे यही थी। यहां पर उसे मास में यूज नहीं करता था। आईफोन आ गया, इसका मतलब ये नहीं है हर कोई आईफोन यूज कर रहा है। समझ में आया? या फिर मान लो जीरो ग्रेविटी की टेक्निक है, इसका मतलब ये नहीं है मैं अभी जीरो ग्रेविटी पे सोया हूंगा इलोन मस्क के साथ। समझ में आया? टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि सब कॉमनली यूज करते हैं। पहले कोई टेक्नोलॉजी बहुत कंसाइज होती है, उसके बाद धीरे धीरे फैलती है। टीवी जब आया था तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पहले थे जिन्होंने खरीदा। और ये कोई पूछे पहला आदमी जिसने आग जलाया था, भाई कोई लालटेन लगा के नहीं देखने गया था किसने जलाई है। ये मूर्खता की चरम सीमा होगी इस तरह के क्वेश्चन अगर करे जाएं तो। ठीक है, और कोई पूछ भी ले तो कहते तेरी परदादा ने जलाई थी। आज क्या बेवकूफी है। सारी हिस्ट्री लिखी है हड्डियों पर, पूछ रहा आग किसने पहले जलाई थी, पहला आदमी बताओ।
पहला आदमी जिसने आग देखी थी। पहला दूसरा करना बिल्कुल सही बात नहीं है। अब हिस्ट्री तो इतनी डिस्टोर्टेड है, लोग कह पहला यूरोपियन जो इंडिया आया था वास्को डिगामा। अरे क्या मूर्खता है ये, क्या मूर्खता है। वास्को डिगामा से पहले अरबों यूरोपियंस इंडिया आए हैं। वास्को डिगामा बस पहला था जो रूट चेंज करके आया था, पहला यूरोपियन नहीं है जो इंडिया आया। समझ में आई बात। चलिए, तो हमने ये प्लिस्टोसीन देखा। प्लिस्टोसीन के बाद अब आ रहे हैं होलोसीन। होलोसीन का मतलब ग्लोबल वार्मिंग। अब गर्मी स्टार्ट हुई है, और गर्मी कम्स विद प्रोडक्टिविटी। द हीट, द वार्मनेस कम्स विद एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, नोन एज कार्बन फर्टिलाइजेशन। कार्बन फर्टिलाइजेशन, ये गर्मी, जब नई नई ग्रासेस पैदा हुई, वो ग्रासेस जो हमारा आज भी पेट भरती हैं, गेहूं, चावल, गन्ना, बाजरा, रागी, छोले, ऑल कैटेगरी ऑफ ग्रासेस। थैंक्स टू दीज ग्रासेस कि हम कहां से कहां हैं। तो होलोसीन में गर्मी पैदा हुई, गर्मी आई और आइस एज खत्म होने लगे। आइस एज खत्म होने लगे तो आदमी इस फेज से इस फेज में आ रहा है, ठीक। तो होलोसीन को हम कहते हैं, होलोसीन में आदमी जब गर्मी हुई तो ग्रासेस हुई। ग्रासेस उसने सबसे पहली बार देखी होगी, और देखकर उसने वाइल्ड में देखी पहले ग्रासेस। मुंह में वो दाना डाला होगा, दाना डाल के कहा होगा यार इससे कुछ होता तो नहीं, खाया जा सकता है। वो बंदर तो खेतों में छोड़ दो तो पूरा खेत चट कर जाए, उस बंदर ने खा के देखा। और बस होमोसेपियन और उस बंदर में ये डिफरेंस था कि होमोसेपियन उसका डोमेस्टिकेशन करने लगा। जो लड़कियां गैदरर थी, हंटिंग करने नहीं जाती थी, खाली टाइम में उन्होंने ये ढूंढना चालू कर दिया कौन सी चीज खाई जा सकती है, कौन सी चीज नहीं खाई जा सकती। और वो जो खाने वाली चीज है, और जब उसने खाया और कुछ बिखेरा, बिखेरते हुए ये भी देखा कि जब हम इसे खा भी सकते हैं, और इस दाने को जब बिखेरते हैं तो उससे नए दाने हो जाते हैं, नए पेड़ उग जाते हैं। एंड द डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स स्टार्टेड नोन एज नियोलिथिक। अरे पूरी क्रांति है ये। फ्रांस इनकी फ्रांस क्रांति, रशियन क्रांति, इनकी कोई औकात नहीं है इस क्रांति के आगे। और इस क्रांति का नाम था नियोलिथिक रेवोल्यूशन। आदमी नियोलिथिक रेवोल्यूशन से पहले, एग्रीकल्चर क्रांति से पहले एक एनिमल था, एनिमल अमंग द एनिमल्स। आफ्टर नियोलिथिक रेवोल्यूशन ही बिकम द प्राइम एनिमल ऑफ द प्लैनेट। सबसे प्राइम, सबसे प्रीमियम, ऐसा कि इन जानवर को बुलाता है, जब खाएगा फेंक देता है। इमेजिन योरसेल्फ, अगर ऐसा आपके साथ कोई कुत्ता करता, जब खाएगा देख हम एनिमल। अब इसकी साइकोलॉजी अलग, इसकी साइकेट्री, ईगो है, इसमें सेल्फ स्टीम है, अपना स्वैग है। नहीं नितिन, कहां से कहां आ गया। तो वो रेवोल्यूशन का नाम था नियोलिथिक रेवोल्यूशन, नियोलिथिक क्रांति। क्या था और ये हुआ क्यों? थैंक्स टू ग्लोबल वार्मिंग। आज जिसे हम गाली देते हैं कि धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, वो ग्लोबल वार्मिंग ही थी। आइस एजिस की खत्म होना ही था कि ये नई ग्रासेस पैदा हुई, कार्बन फर्टिलाइजेशन हुआ, फोटोसिंथेसिस हुई और नई नई ग्रासेस पैदा हुई। उन बेयर लैंड्स पे जहां बर्फ ही बर्फ थी, जब वो गई तो ग्रासेस ने जन्म ले लिया, नियोलिथिक रेवोल्यूशन। समझ में आया? अब मैंने कहा कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, वो ऐसा तो है नहीं कि हम एकदम से यूज करते हैं, ऐसा तो है नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम मोबाइल टेक्नोलॉजी आई, तो मोबाइल टेक्नोलॉजी का मतलब ये तो नहीं है आज जिससे हर किसी के हाथ में फोन है, उस समय भी हर किसी के पास फोन हो। एक ट्रांजिशन पीरियड होगा ना। तो बात है जब पैलियोलिथिक के बाद नियोलिथिक आया, क्या पैलियोलिथिक के बाद नियोलिथिक आया, और पैलियोलिथिक में मैंने आपको बताया पैलियोलिथिक को फर्दर डिवाइड किया जाता है लोअर, मिडल और अपर में। जो जॉन लेबॉक ने करा था 1863 में, जॉन लेबॉक ने 1863 में, LUBB, ओके, जॉन लेबॉक ने जो क्लासिफिकेशन ये करा था, उसके बाद वार्मिंग हुई और क्या आया, इसकी डेट स्टार्ट होती है 8000 BC से, और ये पैलियोलिथिक कहां तक चलता है, 10,000 BC तक, है ना। लास्ट स्टेज अपर पैलियोलिथिक कहां तक चलता है, BC तक, और ये 8000 BC। 2000 साल का गैप। 1990s में हिस्ट्री में ये बात होने लगी कि डायरेक्ट आइस एज से ग्लोबल वार्मिंग तो आई नहीं होगी, ट्रांजिशन होगा, बर्फ पिघली होगी। आदमी ने वाइल्ड में देखा होगा, राइस के खेत, वीट के खेत, बाजरा के खेत वाइल्ड में देखा होगा, और वाइल्ड में देखने के बाद
उससे डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया होगा। तो बीच की एक ट्रांजिशन जोन होगी, उस ट्रांजिशन को कहा गया मीजो। लोगों ने कहा इस ट्रांजिशन जोन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो उन्होंने कहा जहां जहां माइक्रो टूल्स मिल जाए, क्योंकि वाइल्ड में इन ग्रासेस को काटने के लिए छोटे छोटे टूल्स चाहिए, छोटे छोटे टूल्स। तलवार से गेहूं नहीं काटा जाता, टूल्स, मान लो हाथी चाहिए, छोटे छोटे टूल्स, सोफिस्टिकेटेड टूल्स जहां आपको मिले वो होगी मीजोलिथिक। तो इसकी डेट थी 10,000 बीसी से लेकर 8,000 2000 साल, ठीक है, 10,000 बीसी से लेकर 8,000 बीसी, दिस इज मीजोलिथिक। और मीजोलिथिक को कहा गया कि कैसे आइडेंटिफाई करें, तो कहा गया है माइक्रो टूल्स मिलेंगे और कंपाउंड टूल्स मिलेंगे। लोगों ने कहा कंपाउंड टूल्स कैसे, जैसे बो बहुत माइक्रो टूल का, यानी मान लो वो बिल्कुल क्रिस्टलाइन रॉक का तेज धारदार पत्थर और उसका एरो लकड़ी का, कंपाउंड टूल्स। छोटे छोटे माइक्रोलिथ, इसे आइडेंटिफाई करने का, इस एज को आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका नहीं है, बस एक ही तरीका है, जब माइक्रो टूल्स मिले आपको, मास नंबर में माइक्रो टूल्स मिले, इसे कहा गया। तो एक बार रिवाइज कराओ, लोअर पैलियोलिथिक में कैसे टूल्स मिले, अचूलियन। बाहर कैसे मिले, अफ्रीका में ओर्दवान। फिर हमें मिडल पैलियोलिथिक में कैसे मिले, फ्लेक। फिर हमें लोअर अपर पैलियोलिथिक में कैसे मिले, फ्लिंट। फिर हमें मीजोलिथिक में कैसे मिले, माइक्रोलिथ। टूल का वर्गीकरण, ठीक है। तो दिस कम्स मीजोलिथिक। और मीजोलिथिक के बाद ही हम आए नियोलिथिक पे, जिसे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कहा गया, नियोलिथिक रेवोल्यूशन, नया पाषाण युग। नया पाषाण युग यही है जो यहां बैठे हो। नया दो ही रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड को जिसने झंझोड़ दिया, एक पहले एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन नियोलिथिक, दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आज जो भी है उसी की देन है, हर किसी के पास कपड़े हैं, हर किसी के लिए घर है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब मास प्रोडक्शन होने लगी चीजों का, हाथ से बनाने का काम खत्म हो गया। तो पहले हाथ से 7 दिन में एक स्वेटर बनता, मशीन 700 स्वेटर एक दिन में बना दे, खाली एक। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां से कहां ले आई, मास कंजम्पशन को जन्म दे दिया इसने, समझ में आया। और मैन बिकम द प्राइम से प्राइम मोस्ट। बंदर को कहते हैं, बंदर को मिला अदरक, बन गया पंसारी। तो अब अदरक मिला आदमी को, वो पंसारी बन के बैठा है पूरी दुनिया का। नीलामी यही करता है किसी भी जगह की, जानवरों से लेकर हर चीज पर। जानवरों के देखने के टिकट ले लेता है, कहते जानवर देखने, कहता हाँ टिकट दे। हर चीज को बेचता है, हवा पानी इमोशन, सुन रहे हो ना भाइयों, हर चीज बेचता है। एंड बिकम द प्राइम ऑफ द प्राइमेस्ट। ठीक है, अब चलते हैं, इतना हो गया, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। पढ़ा दे आप, हाँ हाँ, सी सेट नहीं, सी सेट, अरे मैच, हाँ नहीं, उनका टाइम होता भाई, टीचर का टाइम होता है, कैसे चेंज करा दे उसे। 12 से 6, 12 से 5। आज जल्दी छोड़ तो दिया तुम्हें, आज एंजॉय करो अपना देश। आज एक काम करना, आज वो आ रहा होगा इंडिया, और मैं ये बंद कर दूं पहले, नहीं नहीं, आज एक्स्ट्रा टाइम आता है ना, उसे देखना दिन रात, वो एनालिसिस क्या कर रहे हैं।